गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का सामाजिक विज्ञान की जो सेकंड बुक है अर्थशास्त्र वो शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने सामाजिक विज्ञान का ही जो पार्ट है भूगोल, जैसे 9th जो क्लास है उसमें सामाजिक विज्ञान के 4 पार्ट हैं, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति और अतीत। तो इसमें हमने भूगोल के 3rd चैप्टर किए हैं, 3 चैप्टर किए हैं, 1st, 2nd और 3rd। हम जो सिलेबस हैं अपने जुलाई एग्जाम के हिसाब से उसको लेके चल रहे हैं। तो इसलिए अब हम जो सेकंड जो है अर्थशास्त्र उसका फर्स्ट लेसन करेंगे आज। जो अर्थशास्त्र है उसका फर्स्ट लेसन क्या है? पालमपुर गांव की कहानी। और इसी के साथ ही सोशल साइंस का जो हमारा लेक्चर है 9 जो लेक्चर 8 लेक्चर है उसमें हमने क्या स्टडी किया है? भूगोल के बारे में। जो 9 का जो लेक्चर है उसमें हम अर्थशास्त्र का फर्स्ट लेक्चर पालमपुर गांव की कहानी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। देखिए, इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। जो पालमपुर गांव की जो कहानी है, इस कहानी का जो उद्देश्य क्या है? उत्पादन से संबंधित। उत्पादन क्या होता है? जो भी हम उत्पाद करते हैं, जो भी हम पैदा करते हैं, जैसे किसान कृषि से अन्न है, अन्न पैदा करता है, तो वो क्या होगा हमारे लिए? उत्पादन। तो उत्पादन से संबंधित जो भी कुछ मूल विचार होते हैं उनको हम फाइंड आउट करेंगे, उनसे हम अवगत होंगे इस कहानी के माध्यम से। ऐसा करने के लिए हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। यानी कि उत्पादन संबंधी जो मूल विचार हैं उनको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पालमपुर गांव की जो कहानी है पहले इसको रीड करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। देखिए, पालमपुर गांव में खेती एक मुख्य क्रिया है। यानी कि जो पालमपुर गांव है उसका मुख्य क्रियाकलाप क्या है? खेती है। यानी कि जो पालमपुर गांव के जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं? खेती का काम करते हैं। जबकि कुछ अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, लघु होता है छोटे स्तर पर, विनिर्माण इनकी छोटे स्तर पर जो उद्योग वगैरह जैसे कि डेयरी है, परिवहन है आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। सीमित होता है एक लिमिट के रूप में, इनकी थोड़े छोटे स्तर पर की जाती हैं। इनकी जो पालमपुर गांव है वहाँ के लोगों का मेन जो व्यवसाय है, मेन जो काम है वो तो क्या है? खेती करना है। लेकिन उसके साथ साथ पालमपुर गांव में छोटे छोटे और भी काम किए जाते हैं। जैसे किसी ने डेयरी खोल रखी है, कोई परिवहन में काम करता है, किसी ने कोई छोटे मोटे विनिर्माण जो उद्योग हैं वो लगा रखे हैं। इस प्रकार के इन क्रियाओं के उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब कोई भी क्रिया हो, चाहे हम खेती करें, चाहे हम डेयरी लगाएं, चाहे हम परिवहन करें, चाहे कोई दुकान वगैरह, इनकी कोई भी क्रिया हो, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? संसाधनों की आवश्यकता होगी। क्योंकि संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। तो इन कोई भी क्रियाकलाप करने के लिए मानव को संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा। किन किन संसाधनों की जरूरत होगी हमें? प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन में क्या आते हैं? जैसे भूमि है, जल है, खनिज है, ये सारे प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। इसके साथ और हमें क्या चाहिए? मानव निर्मित वस्तुएं, कि मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके जो तैयार किए हैं, सड़क है, रेल मार्ग है, जलाशय है, स्कूल, भवन, कॉलेज, उद्योग, बिल्डिंग, ये सब क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं हैं। फिर है मानव प्रयास, मानव द्वारा की गई जो मेहनत है, ज्ञान कौशल का प्रयोग करके मानव ने जो प्रयास किया है, मानव ने जो उद्यम किया है वो। उसी के साथ ही मुद्रा, मुद्रा यानी कि पैसा, कि अगर हम कोई भी क्रियाकलाप करेंगे तो उसके लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, हम कृषि करने जा रहे हैं, हम खेती क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्राकृतिक संसाधन में क्या चाहिए? भूमि चाहिए, जल चाहिए, मृदा चाहिए। भूमि, जल, मृदा तीनों ही प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि उपजाऊ मृदा हो। मानव निर्मित वस्तुओं में हमें क्या चाहिए? खेती करने के लिए हमें मानव निर्मित, जो मानव ने बनाई है, हल चाहिए, ट्रैक्टर, कंबाइन, ये सब क्या है? मानव निर्मित है, तो इनका प्रयोग भी होगा। फिर मानव प्रयास, मानव की खुद की मेहनत भी होगी। और उसके साथ साथ इन वस्तुओं को खरीदने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए?
पैसा होना चाहिए। तो इनकी क्रियाकलाप कोई भी हो, चाहे हम कृषि करें चाहे हम कोई गैर कृषि क्रियाकलाप करें, जो ये चार जो संसाधन हैं, चारों जो वस्तुएं हैं, इनका होना बहुत ही आवश्यक है। अतः पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से ही हम यह देखेंगे कि इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। कि जो पालमपुर गांव की जो कहानी है, इसमें हम क्या देखेंगे, इच्छित वस्तुएं, इच्छित का मतलब कि जिनको हम पैदा करना चाहते हैं, इच्छित वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है उनको करने के लिए किस किस प्रकार के जो संसाधन हैं उनकी आवश्यकता होती है। अब ये तो थी भूमिका इसका। उसके बाद है जो पालमपुर गांव है उसकी कहानी क्या है। हम पालमपुर गांव के बारे में पढ़ेंगे पहले, जो उत्पादन संबंधी क्रियाओं को जानने के लिए। कि पालमपुर गांव का व्यवसाय तो हमने पढ़ ही लिया कि मेन व्यवसाय है वो खेती है, उसके साथ साथ छोटे छोटे काम भी किए जाते हैं। अब पालमपुर गांव अपने आसपास के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। कि जो पालमपुर एक काल्पनिक जो हमने गांव उनका नाम है, वो अपने आसपास के गांव और कस्बों से क्या है, जुड़ा हुआ है। यह एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा गांव है, रायगंज, जो पालमपुर से बड़ा है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। यानी कि जो ये सड़क है जो रायगंज से 3 किलोमीटर दूर है, ये पालमपुर को और कौन से कस्बे से जोड़ती है, शाहपुर से भी जोड़ती है। देखो, पालमपुर अपने आसपास के कस्बों और गांव से जुड़ा हुआ है। पालमपुर के पास जो बड़ा गांव है वो रायगंज है, कस्बा है वो शाहपुर है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से भरे हुए वाहन है वो देखे जाते हैं। यानी कि जो गुड़ या अन्य कोई भी जो वस्तुएं हैं वो सब जो ये 3 किलोमीटर की दूरी पर जो आपस में जो गांव जुड़े हुए हैं, इन सड़कों पर वो वाहन है वो देखे गए हैं। पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के 450 परिवार हैं। इनकी 450 परिवार हैं पालमपुर गांव में, विभिन्न जातियों के। गांव की जो अधिकांश भूमि है उच्च जाति के लोगों के पास है। उच्च जाति के लोगों के पास, इनकी सवर्ण कास्ट के जो उच्च जाति के जो लोग हैं उनके पास अधिकतर भूमि है। जो कृषि योग्य जो भूमि है वो उच्च जाति के लोगों के पास है। और उच्च जाति के लोगों के कितने परिवार हैं, 80 परिवार हैं। कि कुल परिवार गांव में कितने हैं, 450। उनमें से 80 परिवार हैं वो उच्च जाति के लोगों के हैं और 80 परिवारों के पास ही अधिकतर जो भूमि है। उनके मकान बहुत बड़े हैं और ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। कि जो उच्च जाति के लोग हैं जिनके पास अधिकांश कृषि भूमि है, उनके मकान किससे बड़े भी हैं और कैसे हैं, पक्के हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए पक्के मकान हैं। जबकि अनुसूचित जाति, उच्च जाति यानी कि उससे जो नीचे है, अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। इनकी उच्च जाति के लोगों के परिवार तो कितने हैं, 80 परिवार, और अनुसूचित जाति के लोग कितने हैं, 1/3। इनकी कुल जो जनसंख्या है उसका 1/3 भाग। और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। इनके उच्च जाति के लोगों के मकान बड़े हैं, पक्के हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के मकान छोटे हैं और कच्चे हैं। और इनके मकान किससे बने हुए हैं, मिट्टी और घास फूस से बने हुए हैं। अधिकांश घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। इनकी पालमपुर गांव में बिजली की सुविधा है। और जो ट्यूबवेल है, नलकूप यानी कि जो भी ट्यूबवेल हैं वो बिजली से ही चलते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालय जो 1st क्लास है उससे लेकर 5th क्लास तक, और एक हाई स्कूल है 6th से 8th। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय। इनके अगर 8th क्लास तक है स्कूल तो हाई स्कूल है, और 5th क्लास तक है तो प्राथमिक विद्यालय है। इसके साथ और क्या है, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इनकी जो सरकारी हॉस्पिटल जिसको हम बोलते हैं, जो छोटा अस्पताल है वो है। निजी औषधालय क्या है, प्राइवेट मेडिकल स्टोर भी है गांव में एक, जहां रोगियों का उपचार है वो किया जाता है। क्या क्या है इसमें, कस्बों से जुड़ा हुआ है। बड़ा कौन से बड़े गांव के, रायगंज बड़ा गांव है जिससे जुड़ा हुआ है, 3 किलोमीटर की दूरी पर है रायगंज। कस्बा कौन सा है, शाहपुर इसके साथ जो कस्बा है वो लगता है। कितने परिवार हैं, 450 परिवार हैं। अधिकांश जो भूमि है उच्च जाति के लोगों के पास है। उच्च जाति के लोगों के 80 परिवार हैं। इनके मकान बड़े हैं और सीमेंट से बने हुए हैं।
अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है? 1/3 है। इनके मकान छोटे हैं और घास फूस के बने हैं। अधिकांश घरों में बिजली है। खेतों में नलकूप भी बिजली से ही चलते हैं। 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, 1 हाई स्कूल है, एक राजकीय स्वास्थ्य केंद्र है और एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। ये तो है पालमपुर गांव के बारे में। अब है काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में भी कृषि एक प्रमुख क्रियाकलाप है। जैसे पालमपुर हमने एक काल्पनिक गांव लिया है, उसमें कृषि क्रियाकलाप मेन है। इसी तरह से जो भारत के जो गांव हैं उसमें भी जो मेन जो क्रिया है वो क्या है? कृषि है। फिर उत्पादन का संगठन। संगठन का मतलब उत्पादन का संगठन का अर्थ है कि उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, कि हमें उत्पादन को करने के लिए किन किन वस्तुओं की जरूरत होगी, कि किन को मिला के, संगठन का मतलब होता है मिलाकर, कि कौन से कारकों को मिला के हम उत्पादन है उसको प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। कि किसी भी चीज को अगर हम उत्पादित करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम वो वस्तुएं उत्पादित करें जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। और हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करेंगे, चाहे वो कोई कृषि क्रियाकलाप हो, चाहे हम उद्योग लगा रहे हैं, डेयरी, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 4 चीजों की या कारकों की आवश्यकता होती है। इनको हम कारक भी कह सकते हैं। कौन से हैं? फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधन, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। इनकी भूमि भी एक प्राकृतिक संसाधन है और उसके साथ अन्य प्राकृतिक संसाधन। इसमें कि भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल है, वन है, खनिज है आदि हमारी पहली आवश्यकता होती है। क्योंकि कृषि या अन्य किसी भी क्रियाकलाप के लिए हमें सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है। कि सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे लिए, आवश्यकता जो हमारी होगी, किसकी होगी? भूमि की होगी। क्योंकि भूमि हमारे पास होगी तभी हम कृषि कर पाएंगे, तभी हम उद्योग लगा पाएंगे, तभी हम डेयरी का जो है वो करेंगे, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, रेल मार्ग, कुछ भी अगर हम क्रियाकलाप करेंगे तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होगी? भूमि की जरूरत होगी। अब भूमि के साथ साथ दूसरे प्राकृतिक संसाधन जैसे जल की भी आवश्यकता होती है, वनों की भी लकड़ी ईंधन के लिए जरूरत होती है और खनिजों की भी आवश्यकता होती है अगर हम उद्योग लगाएंगे तो। ये हमारी पहली आवश्यकता है, पहला कारक है। उसके बाद भूमि हमारे पास अवेलेबल है तो हमें दूसरा जो आवश्यकता है वो किसकी होगी? कि अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन अवेलेबल हैं तो हमें क्या चाहिए क्रियाकलाप को करने के लिए? सेकंड है श्रम। कि श्रम हमारी दूसरी आवश्यकता है। अगर हमारी पहली आवश्यकता कंप्लीट है, हमारे पास भूमि भी है, जल भी है और दूसरी सुविधाएं भी हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? श्रम, मेहनत। कि श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत अधिक पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है, जबकि कृषि जैसी क्रियाओं को करने के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कि अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है तो हम मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, तभी वो हमारे लिए उत्पादन कर पाएंगे, तभी हम उत्पादन कर पाएंगे। तो भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता श्रम, मेहनत की होती है। अब जो श्रम है, जो मेहनत है, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। कि कुछ उत्पादन क्रियाएं तो ऐसी होती हैं जिसमें अधिक पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, कोई इंजीनियर है, तो उनकी हम क्रियाएं तो वो भी हैं, लेकिन उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? अधिक पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होगी। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें हमें शारीरिक श्रम की अधिक आवश्यकता होती है पढ़ाई की अपेक्षा, जैसे कि कृषि है। कृषि में शारीरिक कार्य अधिक करने वाले श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। तो 2 प्रकार का जो श्रम है, मानसिक और शारीरिक। फिर है प्राकृतिक संसाधनों के बाद हम श्रम करने के लिए इनकी काम भी हम कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें और क्या चीजों की आवश्यकता होगी? थर्ड है भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी, तीसरी आवश्यकता हमारी भौतिक पूंजी की है। भौतिक पूंजी को 2 भागों में बांटा गया है कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भी हैं, श्रमिक भी हैं काम करने के लिए, तो फिर हमें क्या चाहिए? भौतिक पूंजी चाहिए। भौतिक पूंजी है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो स्थायी पूंजी और एक कार्यशील पूंजी। अब स्थायी पूंजी में क्या है? स्थायी पूंजी, स्थायी जैसे जो बनी रहे, स्थायी रहे, जो लंबे समय तक हमारे पास रहती है।
स्थायी पूंजी के अंतर्गत क्या आते हैं? औजार, जैसे कि किसान का हल है, मशीनें हैं। जैसे किसान के पास पहली आवश्यकता है भूमि है, श्रम यानी कि किसान काम करने के लिए भी तैयार है, तो किसान को फिर क्या चाहिए अगर उसको कृषि करनी है? तो औजार, और औजार में उसको क्या चाहिए? किसान का हल। मशीनें, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर इत्यादि भवनों को शामिल किया जाता है, क्योंकि ये वस्तुएं वो पूंजी होती हैं जिनको हम कई वर्षों तक प्रयोग करते हैं। तो स्थायी पूंजी में कौन सी शामिल होगी? जो हमारे पास हैं, जैसे हमारे जो औजार हैं, जनरेटर है, टरबाइन है, कंप्यूटर है, इनको हमने एक बार खरीद लिया, भवन हमने बना लिए, तो ये वर्षों तक हमारे पास रहेंगे, तो इसका मतलब है ये हमारे लिए स्थायी हो गई, तो ये स्थायी पूंजी है। तो अगर माना वो किसान कृषि करेगा तो उसको हल की भी जरूरत होगी। अगर हम कोई दूसरा क्रिया उद्योग वगैरह लगा रहे हैं तो हमें कंप्यूटर, जनरेटर, भवन इत्यादि की जरूरत होती है। तो यानी कि तीसरी आवश्यकता में स्थायी पूंजी और कार्यशील दोनों की आवश्यकता होती है। फिर कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी में क्या आ जाएगा? कच्चा माल और नगद मुद्रा। यानी कि कार्यशील पूंजी में कच्चा माल हमारे पास होना चाहिए और पैसा हमारे पास होना चाहिए, ये दोनों कार्यशील पूंजी में शामिल हैं। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर होता है, बुनने वाला, कपड़ा बुनने, बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कि एक बुनकर है कपड़ा बुनने वाला, वह सूत का प्रयोग करता है, तो सूत क्या है? उसके लिए एक कच्चा माल है। कुम्हारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली मिट्टी, कुम्हार है वो मिट्टी घड़ा बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग करेगा, तो मिट्टी उसके लिए क्या है? एक कच्चा माल है। किसान द्वारा उत्पादित की गई फसलें, ये सब कच्चे माल में शामिल होती हैं, कि ये कच्चा माल है हमारे लिए, तो ये क्या हमारी स्थायी पूंजी नहीं है, कार्यशील पूंजी है, क्योंकि मिट्टी है उससे हमने घड़ा बनाया और घड़े हमने बेच दिए, तो कार्यशील थी, यानी कि हमारे पास आई और चली गई। स्थायी तो वो होती है जो लंबे समय तक बनी रहती है हमारे पास, कार्यशील कि जो हमने कमाया और उसको खर्च कर दिया। इसके साथ ही उत्पादन के दौरान भुगतान करने और कुछ जरूरी वस्तुओं को खरीदने के लिए नकद पैसों की भी आवश्यकता होती है, अतः इनको कार्यशील पूंजी में शामिल किया जाता है, कि पैसे हैं वो भी एक कार्यशील पूंजी है। कार्यशील पूंजी का अर्थ क्या होता है? कि हमने कार्य किया, जो पूंजी हमारे पास थी उससे हमने अपना कार्य किया, वो खर्च हो गई, फिर से कमाया, फिर से खर्च हो गई, इनकी रेगुलरली चलती रहती है। तो पैसा है हम कमाते रहते हैं और खर्च होता रहता है। इसी तरह से कच्चा माल है उसको हम उत्पादित करते रहते हैं और उससे तैयार माल बनाते रहते हैं, तो ये कार्यशील पूंजी है, ये हमारे पास अस्थायी नहीं रहती। स्थायी पूंजी जो एक बार हमने, जैसे किसान ने हल खरीद लिया, लंबे समय तक रहेगा, हमने मकान बना लिया, लंबे समय तक रहेगा, जनरेटर, कंबाइन, जो भी मशीनें हमने खरीद ली वो लंबे समय तक रहेंगी, तो ये हमारे पास स्थायी रहेंगी। तो तीसरी आवश्यकता ये थी। फर्स्ट कौन सी थी? प्राकृतिक संसाधन, सेकंड श्रम, और थर्ड कौन सी थी? भौतिक पूंजी, जिसमें दो होगी स्थायी और कार्यशील। अब तीनों आवश्यकताएं हमारे पास हैं, तो उसके बाद क्या चाहिए? मानव पूंजी की चौथी आवश्यकता है मानव पूंजी। पहली तीनों आवश्यकताओं को उपयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता हमें मानव के ज्ञान, कौशल और उद्यम की पड़ेगी, कि अगर हमारे पास पहली तीनों आवश्यकताएं हैं, भूमि भी है हमारे पास, श्रम भी है हमारे पास, भौतिक वस्तुएं भी हैं हमारे पास, तो उसके बाद हमें किसकी जरूरत होगी? मानव के ज्ञान की, कि हमें उनका प्रयोग करना भी आना चाहिए। किसान के पास हल है, किसान के पास भूमि है, किसान के पास श्रम करने के लिए वो तैयार है, लेकिन अगर उसे कृषि का ज्ञान नहीं है, तो यानी उसके पास मानव पूंजी नहीं है, कृषि के बारे में उसको ज्ञान और कौशल नहीं है, तो वो क्रियाकलाप है वो नहीं कर पाएगा। तो इनकी वो तीनों जो ऊपर वाले जो कारक हैं वो तभी कामयाब होंगे जब मानव का जो ज्ञान और कौशल है, मानव पूंजी है, वो हमारे पास होगी। मानव के इस ज्ञान, कौशल और उद्यम को ही क्या कहते हैं? मानव पूंजी। कि कोई भी क्रियाकलाप करने के लिए मानव ने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, मानव ने अधिक से अधिक मेहनत की, अपनी तकनीकी का प्रयोग किया, तो वो क्या है? मानव पूंजी। ऊपर वाले तीनों कारक तभी सफल होंगे जब मानव पूंजी हमारे पास होगी। फिर हमने क्या किए? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, इन चारों का संगठन, इन चारों के संगठन से क्या होता है? उत्पादन। चारों के मिलने से हम क्या करेंगे? उत्पादन। इनमें से किसी एक भी कारक के बिना हम उत्पादन नहीं कर सकते। ये क्या कहलाते हैं? उत्पादन के कारक या उत्पादन की आवश्यकताएं होती हैं। अगर भूमि नहीं है तो भी हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे, अगर श्रम नहीं कर रहे हैं हम तो भी नहीं,
भौतिक पूंजी नहीं है, इनकी पैसा या कुछ मशीनें, हल वगैरह हमारे पास नहीं है तो भी नहीं, और मानव पूंजी नहीं है, तो ये तीनों ही क्या है, बेकार हैं। तीनों ही संसाधन, तीनों ही जो वस्तुएं हैं, तीनों ही जो कारक हैं वो कामयाब नहीं होंगे। तो चारों कारक मिलकर क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या किया, पालमपुर गांव की जो कहानी है उसके साथ साथ हमने उत्पादन संबंधी जो कुछ विचार थे उन पे अध्ययन किया कि उत्पादन के लिए, उत्पादन करने के लिए, उत्पादन का संगठन करने के लिए हम किन किन कारकों की आवश्यकता होती है। इसी के साथ ही आपका होमवर्क क्या रहेगा, सबसे पहले है रीड द लेसन, कि जो भी हमने किया है इसमें, इस वीडियो में, उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले रीड करना है, पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो निकालने हैं आपको, जैसे पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या है, ये आपको इसी में से निकालने हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। कौन सा गांव पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, रायगंज के अतिरिक्त पालमपुर गांव के पास कौन सा कस्बा है, पालमपुर गांव में कितने परिवार हैं और अधिकांश भूमि किसके पास है, उत्पादन के कारक या उत्पादन की आवश्यकताएं हैं वो कौन सी हैं। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आपको क्या करना है, रफ नोटबुक में लिखने हैं। और राइट एंड लर्न, कि रफ नोटबुक में इनको आप क्या करोगे, राइट भी करोगे और लर्न भी करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।